नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक अरविंद कुमार सिंह का जन्म 7 अप्रैल 1965 को यूपी के बस्ती जिले में हुआ था। अरविंद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला स्नातक हैं। 43 वर्षीय अरविंद 2 दशक से हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जनसत्ता, चौथी दुनिया, अमर उजाला और हरी भूमि, इसमें लंबी पारी तक खेलने के बाद, मतलब लंबे समय तक काम करने के बाद, अरविंद को कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी नवाजा गया है। भारत सरकार की 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं, योजना, कुरुक्षेत्र और भारतीय रेल के विशेषज्ञ लेखकों के पैनल में भी वे शामिल हैं। अरविंद कुमार सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि है और उनकी लिखी सैकड़ों काव्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका सारांश इस प्रकार है बच्चों कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस निबंध में लेखक ने पत्रों के महत्व, उनकी उपयोगिता तथा पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बहुत ही सरल शैली में किया है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा ही है, भले उनका स्वरूप अलग अलग क्यों ना हो। यानी कि पत्र हमारी भावनाओं को लिखित रूप में दूसरे को बताने का एक माध्यम है। तो शुरू करते हैं ये पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यहाँ पर लेखक ने कहना चाहा है कि पत्रों की एक अलग ही दुनिया है। पत्रों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। पत्रों में जिन विचारों को हम व्यक्त करते हैं वो विचार हमारे मन में गहरे तक बैठे हुए होते हैं और अपने मन की छोटी से छोटी बात को भी हम पत्रों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पर ये छोटे छोटे संदेश जो हम आधुनिक साधनों से देते हैं ना, वो इस भावना को व्यक्त नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि पत्र पढ़कर जितनी तसल्ली हमें मिलती है, जितना धैर्य हमें मिलता है, जितना धीरज हमें मिलता है और जितना अपनापन हमें पत्र पढ़ने वाले के साथ महसूस होता है, उतना ये छोटे छोटे एसएमएस पढ़कर हमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि पत्रों में जो गहराई छुपी होती है वो इन छोटे छोटे संदेशों में नहीं छिपी होती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्रों के माध्यम से एक नया दौर शुरू होता है। कला, साहित्य, राजनीति के क्षेत्र में बहुत सी बातें जो तर्क वितर्क आज हम दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं, वो सारे तर्क वितर्क पहले पत्रों के माध्यम से ही किए जाते थे। तो ये एक हमारे पास उपलब्धि है कि पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाएं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े विवाद भी पत्रों के माध्यम से होते थे। वो कह रहे हैं कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मतलब जितना भी साहित्य हम पढ़ते थे पहले, आज तो हमारे पास बहुत से आधुनिकतम साधन जो है वो उपलब्ध हो चुके हैं, पर पहले जितनी भी रचनाएं पत्रकारों के पास भेजी जाती थी या संपादकों के पास भेजी जाती थी, वो पत्रों के माध्यम से ही भेजी जाती थी। और वही पत्र, वो लेखन शैली देख करके ही संपादक ये तय करते थे कि लेखक कितना ज़हीन है, कितनी इसे साहित्य में रुचि है। वो कह रहे हैं कि मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि आज का जो लिखित इतिहास हमें मिलता है उनमें कहीं ना कहीं पत्रों ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। पत्रों के माध्यम से एक लेखक जब दूसरे लेखक को अपने विचार व्यक्त करता था, पत्रों के माध्यम से जब दुनिया का हाल दूसरों तक पहुंचाया जाता था, तो यही साधन आज हमारे विकास में बहुत काम आए हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पत्र चाहे किसी भी भाषा में लिखे गए हों, किसी भी संस्कृति में लिखे गए हों, लेकिन पत्र का जो भाव है, जो विचार है, वो एक ही रहता है। बेशक पत्रों को हम अलग अलग शब्दों से बुलाते हों, हर भाषा में पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पर वो पत्र कहलाते हैं, कहीं पर कागद, कहीं उत्तरम, जाबू, लेख और कहीं पर काड़ित। लेकिन उसमें जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारे मनोदशा से ही जुड़ी हुई होती हैं। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि पत्र यादों को सहेज कर रखे जाते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का
अपना दायरा, यानी कि पत्र वास्तव में यादों को सहेज कर रखते हैं। आज भी कहीं पर आपको अपने मित्रों का या अपने ही किसी रिश्तेदार का पुराना ख़त जब मिलता है, क्योंकि आज तो हम खत लिखते नहीं हैं बच्चों, आज तो हमारे पास इतने ज़्यादा तकनीकी साधन पहुंच गए हैं जिसमें हम 2 मिनट में ही वीडियो कॉल कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और आमने सामने खड़े होकर के उन्हें देख लेते हैं। पर पहले पत्र ही एकमात्र साधन होता था अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का। फिर बेशक चाहे उसमें कितने ही दिन लगे विचार विमर्श करने में, उसे पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में, लेकिन पत्र ही हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते थे। इसलिए पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपको जब कभी कोई पुराना पत्र मिलता है और आप दोबारा उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके सामने वो घटनाएं एक फिल्म की तरह चित्रित हो जाती हैं और कितना आनंद आता है ना पुराने पत्रों को पढ़ करके। और अगर पत्रों की बात छोड़ी जाए, आपके बर्थडे कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, बधाई पत्र जो आपको आपके दोस्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, अगर वही कहीं कोई पुराना पत्र आपके हाथ में आ जाता है तो आपकी खुशी की सीमा नहीं रहती। अरे देखो मेरी दोस्त का ये पत्र कितने दिनों बाद मुझे मिला है। अचानक सा एक खुशी जो है आपके चेहरे पर जाहिर हो जाती है, अचानक ही आपकी आंखों की चमक लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो दोस्त, मित्र या रिश्तेदार आपके सामने साक्षात उपस्थित हो गया है और वो आपसे बातें कर रहा है। ये यादें हैं हमारी जो हमारी उन पत्रों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पत्र लेखन भी एक कला है, वास्तव में एक कला है। अपने विचारों को प्रस्तुत करने की जो कला होती है बोलकर, वैसे ही लिखने की भी एक कला होती है। लिखने में ही एक तो हम साधारण से पंक्तियों में लिख देते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और एक दूसरी तरीके से हम उसे शेरो शायरी में व्यक्त करें कि तुम्हारे बिना दिन काटे नहीं कटता। तो दोनों में कितना फ़र्क है ना बच्चों। तो बस लिखना भी एक कला है, और जिसे ये कला आती थी वो अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अपनों से बहुत बहुत आत्मीयता से जुड़ा रहता था। आगे लेखक कह रहे हैं, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। हालांकि ये जो डाटा आपको हमने बताया है कि 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, वो आज का नहीं है, लेकिन फिर भी चिट्ठियां आज भी हमें अपने अपनों से जोड़ती हैं। आज भी जब अचानक से किसी का पत्र हमारे सामने आ जाता है, किसी की चिट्ठी हमारे घर पर आती है, तो एक कुतूहल सा हमारे मन में आ जाता है कि चिट्ठी, और इस ज़माने में किसने लिखी होगी, क्या लिखा होगा, ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जो मुझे फ़ोन पर नहीं कह सकती थी, पत्र पर ही लिखी गई। तो ये सारी चिट्ठियाँ जो हैं रोज़ करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थी, एक दूसरे को तलाशती थी, एक दूसरे के मन के भावों को उनके साथ अभिव्यक्त करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, चाहे कितने साल तक हरकारे मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता था जो हाथों में पत्र लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, क्योंकि पहले संचार के साधन इतने नहीं होते थे, यातायात के साधन भी नहीं थे। तो एक व्यक्ति निश्चित जाता था, जैसे डाकिया हमारे घर पत्र छोड़कर जाता है ना बच्चों, वैसे ही क्षेत्र विशेष में व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जो पत्र लेता था और गाँव-गाँव घूमता घूमता वो सभी के पत्र वहाँ तक पहुँचाया जाता था। तो बोले कि फिर चाहे हरकारे हों या तेज घोड़े रहे हों, उसके बाद पहिए आए और तार मतलब एक ऐसी सुविधा थी जिसे हम छोटे संवाद के जरिए हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाते थे। तार का मतलब ये था कि जैसे आज हम एक छोटा सा मैसेज भेजते हैं ना, पहले आपने कभी सुना हो पेजर रहा करता था सब लोगों के पास, उसमें हम छोटा सा मैसेज भेज दिया करते थे। ऐसे ही टेलीग्राम के माध्यम से हम छोटा सा संदेश जो है वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के पहुंचाते थे। उसके लिए हमें कुछ रुपयों का भुगतान भी करना पड़ता था, पर वो संदेश हमारा तीव्र गति से लोगों तक पहुंच जाता था। जहां चिट्ठियों को पहुंचने में 8 दिन 10 दिन लगा करते थे, वहीं ये टेलीग्राम या तार के माध्यम से हमारा संदेश बहुत जल्दी दूसरे स्थान तक पहुंच जाता था। आगे वो कह रहे हैं कि अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अब ये बात जो की जा रही है आज मोबाइल टेलीफोन के आने से थोड़ा पहले की जा रही है। वो कह रहे हैं कि पत्रों के माध्यम से तो हम अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाते ही हैं, पर हमारे देश ने अब प्रगति कर ली है, तकनीकी विकास हो गया है। हालांकि हमारी दुनिया बदल रही है, फिर भी
पत्र लेखन एक कला के रूप में आज भी विद्यमान है। डाक व्यवस्था ने अपने यहाँ पर सुधार किए कि जो लोग चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूसरों तक पहुँचाया जाए। तो ये सही दिशा देने के बहुत से प्रयास किए गए हैं डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए और पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास तकनीकी साधन इतने ज़्यादा नहीं थे तो केवल पत्र ही लिखा जाता था, तो पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप भी बच्चों लिखते हैं ना पत्र लेखन, एक विषय आपके पास भी है जिसमें प्रधानाध्यापिका जी को पत्र लिखना सिखाया जाता है, आपके रिश्तेदारों में बधाई पत्र लिखना सिखाया जाता है, या फिर धन्यवाद पत्र ज्ञापित करना भी सिखाया जाता है और कुछ शिकायती पत्र भी आपको लिखने सिखाए जाते हैं। तो ये स्कूली संस्कृति में इसलिए शामिल किए गए थे कि हमारी इस पत्र लेखन की कला से सभी बच्चे जो हैं वो सीख जाएं इसे और इसे अपने जीवन में अपना लें। भारत ही नहीं, वो कह रहे हैं दुनिया के कई देशों में भी ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ की ओर से भी ये प्रयास किए गए थे कि छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो पत्र लेखन की कला में माहिर हो जाए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। वो कह रहे हैं 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। बच्चों, हम जब बहुत छोटे थे तब भी इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी जिसमें श्रुतलेख लेखन होता था, पत्र लेखन होता था और उसमें जो बच्चा बहुत सुधार ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से पत्र लिखता था, अपने मन के विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त करता था, उसको पुरस्कार दिया जाता था। और ये प्रयास इसलिए किए जाते थे कि पत्र लेखन में बच्चे माहिर हो जाएं और अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को या शिकायती पत्र जो भी है उसकी कला उन्हें आ जाए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेशक महानगरों में संचार साधनों का तेजी से विकास हुआ है, उस विकास के कारण पत्रों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। मतलब पहले पत्र मिलने में बहुत टाइम लगा करता था, लेकिन जैसे जैसे संचार के साधनों में तीव्रता आई वैसे वैसे पत्र भी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगे। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि चाहे आज हमारे पास कितने ही आधुनिकतम साधन पहुंच गए हैं, हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं या टेलीफोन का प्रयोग करते हैं या फिर और भी संचार के बहुत सारे साधन हमारे पास हैं, ईमेल है, फैक्स है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश की जो आधारशिला है गांव, वहाँ पर आज भी पत्रों की दुनिया वैसी की वैसी ही है। आज भी वहाँ के लोग पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कि कब उनके मिलने जुलने वाले जो हैं उन्हें पत्र लिखेंगे और डाकिया उनके पत्रों को वहाँ तक पहुँचाएगा। हालांकि इन दिनों शहरों में पत्रों की आवाजाही की जो गति है वो कम हो चुकी है, लगभग नगण्य सी हो चुकी है, पर फिर भी जो हमारी व्यापारिक डाक है, जो हमारी सरकारी चिट्ठियां हैं, वो आज भी हमें डाक व्यवस्था पर आधारित ही हैं और हमें उन्हीं के माध्यम से वो सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बच्चों, आपने भी देखा होगा, बहुत सी फिल्में आपके सामने आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि हमारे जितने भी फौजी भाई बंधु हैं वो अपने घर वालों का जो पत्र है उसका इंतज़ार इतनी बेसब्री से करते हैं कि उसको बहुत ही भावनात्मक तरीके से फिल्मों में भी दर्शाया गया है। और बहुत से आपने फिल्म संगीत में बहुत से गीत भी सुने होंगे चिट्ठियों के, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे जो बाहर नौकरी करने गए हैं उनके पत्रों का इंतज़ार करते हैं, कैसे जो पुत्र विदेश में जाकर के बस गए हैं उनके पत्रों का इंतज़ार भी माता पिता करते हैं। तो ये चिट्ठियाँ हमारे मनोभावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम थी। बहुत से ऐसे लोग हैं आज के ज़माने में जिन्होंने चिट्ठियाँ नहीं लिखी, लेकिन आपकी माता पिता के उम्र के या आपके दादा दादी के उम्र के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने मन के भावों को उन चिट्ठियों में पिरोया है और इंतज़ार किया है पोस्टमैन का, डाकिए का। हर रोज़ वो इस इंतज़ार में रहते थे कि आज शायद उनकी मम्मी की चिट्ठी आने वाली है
या फिर उनकी बहन की चिट्ठी आने वाली है, या फिर जो पुत्र बाहर पढ़ने गया है उसका ही शायद कोई ख़त आ जाए। तो वो इंतज़ार, वो बेसब्री जो उन्होंने देखी है, वो आपको वही बता सकते हैं कि उसमें कितनी मीठी मीठी कसक भी थी और इंतज़ार भी था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लेखक क्या कहते हैं? आगे लेखक कह रहे हैं कि एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पहले वक्त ऐसा था कि लोग चिट्ठियों का इंतज़ार किया करते थे, पर अब क्योंकि आवागमन के साधन बढ़ गए हैं, संचार के साधन बढ़ गए हैं, और अब तो बमुश्किल शायद कोई चिट्ठी लिखता होगा। एक दूसरे से फ़ोन के माध्यम से ही बातचीत हो सकती है, और अब तो मोबाइल में भी हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देख परख लेते हैं। पर चिट्ठी लिखने का जो सुख था, जो इंतज़ार था, उसे आज शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों का सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पुरानी चिट्ठियों को आज भी सहेज कर रखते हैं। ये उनकी विरासत है। विरासत का मतलब कोई एक ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी होती है, जो उनके परिवार से जुड़ी होती है और पारिवारिक यादों में शामिल होती है, वो होती है हमारी विरासत। तो चिट्ठियाँ भी बच्चों विरासत के रूप में संभाल के रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके रिश्तेदारों की, उनके अपनों की यादें छुपी होती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी यानी व्यापार करने वाले हैं, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनके जो पत्र हैं वो अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। हम जब पुस्तकें लिखते हैं या इतिहास की कोई बात कही जाती है, तो ये पत्र जो है हमारे लिए एक माध्यम होते हैं, एक सहारा बनते हैं तत्कालीन विषयों को जानने का। तत्कालीन विषयों मतलब उस समय में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, किस किस तरह के व्यापार धंधे किए जाते थे, ये सब हमें उन पत्रों के माध्यम से पता चलता है, और ये हमारे अनुसंधान में बहुत सहायक होते हैं, बहुत काम आते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर आज जैसे संचार के साधन हमारे पास होते तो हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं हमारे लेखकों के द्वारा लिखी हुई, और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र अपनी पुत्री को लिखे हुए एक पुस्तक के रूप में सहेजे हुए हैं, उनमें जो बातें हम लोग पढ़ते हैं वो एक प्रेरणा के रूप में हमारे सामने आती हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा तकनीकी साधन हैं तो हम ऐसे पत्र लिखते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेरणादायक पत्र हैं ये केवल उन्होंने ही नहीं लिखे बल्कि बहुत सारे लोगों के लिखे गए हैं। तो शायद आज हमारे पास ये पुस्तकें भी नहीं होती। और आगे लेखक कहना चाह रहा है कि पत्रों को तो हम सहेज कर रख लेते हैं, जोड़ कर रख लेते हैं, हमारी विरासत है, हमारी यादें हैं, पर एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने ही संदेश ऐसे हैं जो आपने याद रखे हैं? ज़्यादातर आपके पास जो संदेश आते हैं वो यही ना कि आपका जन्मदिन मुबारक हो, आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बधाई हो, बस ये 4 शब्दों का संदेश हमें मिलता है। पर जब हम पत्र लिखा करते थे तो उसमें पूरी पूरी बातें लिखा करते थे। घर में लोग कैसे हैं, बाकी सब लोगों ने आपकी सफलता पर क्या क्या विचार व्यक्त किए, वो सारी बातें अक्षरशः मूलतः शब्दों के रूप में वहाँ पर इकट्ठी लिखी जाती थी। और फिर जब उस पत्र को हम पढ़ते थे तो अपनी सफलता से ज़्यादा खुशी हमें उस पत्र को पढ़ करके होती थी कि लोग हमारे बारे में कितने अच्छे विचार रखते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पत्र जो है वास्तव में हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि कितने ही संदेश हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल के इनबॉक्स में हम सेव करके रख सकते हैं। नहीं रख सकते ना, हमें उसके डाटा को डिलीट करना ही पड़ता है, हमें हटाना ही पड़ता है, लेकिन पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे जितने भी तमाम महान हस्तियां हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनकी सबसे बड़ी यादगार ही यही है कि उन्होंने जो पत्र अपने चाहने वालों को लिखे हैं, जो पत्र उन्होंने अपने पढ़ने वालों को लिखे हैं। और इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पत्रों को लिखने में ज़रा भी देर नहीं करते थे।
दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। वो कह रहे हैं कि आज हमारे जो संग्रहालय हैं, जहाँ पर हम पुरानी वस्तुओं को देखने के लिए जाते हैं कि प्राचीन काल में किस तरह का पहनावा हुआ करता था, कैसे लोगों के पास साजो सामान हुआ करते थे, उनके साथ साथ वहाँ पर हमारे महान हस्तियों या महापुरुषों के द्वारा लिखे गए पत्रों का अनूठा संकलन भी रखा हुआ है, जो पत्र देश, काल और समाज को जानने का असली पैमाना है। मतलब उन पत्रों में जो भी सामाजिक व्यवस्था बताई जाती थी, जो भी बातें की जाती थी, उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे मिलजुल करके रहते हैं, कैसे विचार हैं, कैसी संस्कृति है। तो ये सारे पत्र जो हैं हमारे उस समय के काल और समाज को जानने का एक माध्यम है। भारत में आज़ादी के पहले कह रहे हैं कि महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने जो पत्र लिखे थे वो आज एक पुस्तक के रूप में हमारे पास संकलित हैं। मतलब जो भी छात्र इतिहास का विषय लेते हैं, जो भी कुछ अनुसंधान करना चाहते हैं, जो कुछ भी वो अपने विषय में लिखना चाहते हैं, ये पत्र उनके लिए बहुत सहयोगी है। अगर ये पत्र ना होते तो हमें ये कहाँ से पता चलता है कि किन किन अंग्रेज अफसरों ने कैसी कैसी बातें लिखी हैं, महापुरुषों ने कहाँ कहाँ किन किन लोगों से अपने विचार किस तरीके से बांटे हैं। इन पत्रों ने हमें उस काल के समाज की स्थिति को जानने का एक जरिया दिया है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। वो कह रहे हैं कि ये पत्र जो है ये साबित कर चुके हैं कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब कौन सा संग्राम? हमारा स्वाधीनता संग्राम। इस स्वाधीनता संग्राम में लोगों ने पत्रों के माध्यम से ही अपनी योजनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाया है। वो कह रहे हैं कि ये संग्राम हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था और ये पत्र इस समय में इतने ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी साबित हुए कि ऐसा कहा जाता था कि महात्मा गांधी जहाँ भी रहते थे वहाँ पर कोई एड्रेस नहीं डाला जाता था, केवल पत्र जब उनके लिए आते थे तो उस पर लिखता था महात्मा गांधी इंडिया। और जहाँ पर भी भारत देश के जिस भी क्षेत्र में महात्मा गांधी होते थे ये पत्र उन तक पहुँच जाते थे। अब ये पत्र उन तक कैसे पहुंचते थे? क्योंकि महात्मा गांधी एक जानी मानी हस्ती थे, सब लोग उन्हें जानते थे, उनके बारे में सबको पता होता था कि महात्मा गांधी इस समय अहमदाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं या कहीं और हैं। तो जहाँ पर भी जिस भी डाक विभाग में उनके नाम का कोई पत्र आता था, डाकिया अपने आप जिस समय महात्मा गांधी जहाँ होते थे वहाँ के क्षेत्र में उस डाक को रख दिया जाता था। तो वो कह रहे हैं कि ये पत्र ये साबित कर चुके हैं कि लोग उस समय के कैसे थे, उनके विचार कैसे थे और लोग एक दूसरे को कितना जानते थे। ये सब हमें आज इन पत्रों के माध्यम से ही पता चलता है। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। वो कह रहे हैं केवल महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि जितने भी महापुरुष उस समय हुए हैं उन सब के साथ ऐसा था, उनको सब लोग जानते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। ये उदाहरण तो बच्चों हमने बहुत पुस्तकों में पढ़ा है कि महात्मा गांधी जितने भी लोग उनको पत्र लिखते थे उन सब के पत्रों का जवाब देते थे और खुद अपने हाथों से उन्हें पत्र लिखा करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो वे बाहिने हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी अपने जितने भी उनके चाहने वाले थे, जितने भी लोग थे जो उनको पत्र लिखा करते थे, उनको पत्र अपने हाथों से ही लिखते थे और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई पत्र उनके पास आया है उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड जब उनका थक जाता था जिससे वो लिखते थे तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी लोग इसमें शामिल हुए थे उनके पत्र आज भी हमें दूर दराज इलाकों में मिल जाएंगे अगर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करें तो। आगे क्या कह रहे हैं कि पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा करके भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि पत्र भेजने वाले लोग
जिनके पास उनके हाथों के लिखे हुए पत्र आते थे, आज उनके लिए वो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं है। मतलब कि इतने बड़े आदमी ने उनकी बात का जवाब दिया, यही उनके लिए प्रशंसा के लायक था। तो उन्होंने उन पत्रों को कभी गुम नहीं किया, कभी ख़राब नहीं किया, बल्कि उनको कांच के फ्रेम में जड़ा करके एक सबूत के तौर पर रखा हुआ है कि इतनी बड़ी हस्ती ने हमें भी पत्र लिखा था। मतलब हम छोटे से छोटे आदमी भी उनके लिए बहुत महत्व का विषय थे। हमारे महापुरुषों की यही बात हमें उनके सामने नतमस्तक करती है। वो कह रहे हैं कि पत्रों के आधार पर ही न जाने कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, और ये पुस्तकें वास्तव में, और ये पत्र किसी दस्तावेज से, मतलब ज़रूरी कागज़ से कम नहीं। जैसे सरकारी ऑफिसों में या सरकारी दफ्तरों में बहुत से पत्र हमारे कामकाज के होते हैं और उन्हें संभाल कर रख दिया जाता है, उन्हें गुम नहीं किया जाता, वैसे ही ये पत्र भी सरकारी दस्तावेजों से कम नहीं है। कह रहे हैं कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। मतलब ये पुस्तकों के नाम यहाँ पर बताए हैं और ये कहा है कि ये पुस्तकें जो हैं पत्रों के आधार पर ही लिखी गई हैं। इनमें उन पत्रों का संकलन है, इन महापुरुषों ने जो जो बातें उन पत्रों में लिखी हैं उन बातों को यहाँ पर शामिल किया गया है और उनकी व्याख्या की गई है। तो ये पत्र हमारे लिए वास्तव में दस्तावेज हैं, हमारी विरासत है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। यानी कि हमारे जितने भी महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, फिर वो चाहे राजनीति जगत से जुड़े हों, चाहे साहित्य जगत से जुड़े हों, किसी भी क्षेत्र से हों, उन्होंने पत्रों को अपनी बातचीत का जरिया बनाया है। क्योंकि उस समय में पत्र ही एक ऐसा माध्यम थे जो लोगों से जुड़ने का एक तरीका हमें बताते थे। वो कहते हैं कि प्रेमचंद जो थे उन्हें नए उभरते लेखक बहुत पत्र लिखा करते थे और उन लेखकों को वो प्रेरक जवाब देते थे। मतलब उनकी जो कविताएं थी उनकी प्रशंसा करते थे, उनमें कुछ अगर कमियां होती थी तो वो उसे बताते भी थे। मतलब इतना वक्त वो पत्रों को लिखने में देते थे, इतने महान लोग होते हुए भी। प्रेमचंद के बारे में तो आपने सुना ही है ना, हमारे युग प्रवक्ता कहा जाता है उन्हें, उपन्यास सम्राट कहा जाता है उन्हें, पर फिर भी वो छोटे से छोटे व्यक्ति के पत्रों का भी जवाब देते थे। और ऐसे ही गांधी, नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी हमें ये बताते हैं कि उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उतना ही महत्व दिया है जितने अपने साथ उठने बैठने वाले राजनीतिज्ञों को और लेखकों को। आगे कह रहे हैं कि महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। अब यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें 1915 से 1941 के बीच रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच में पत्रों के माध्यम से जो भी बातचीत हुई है उनका संग्रह करके, मतलब उनको इकट्ठा करके उसे प्रकाशित किया गया है, जिसमें बहुत सी नई जानकारियां हमें मिलती हैं। उनकी मनोदशा का पता चलता है कि वो भारत को आज़ाद करवाने के लिए किस किस तरीके की योजनाएं बनाते थे, क्या क्या विचार करते थे, किन किन लोगों को वो जिम्मेदारियां संभालना चाहते थे। ये सारी बातें हमें उन पत्रों में मिलती हैं और ये पत्र अब एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पत्र व्यवहार की जो परंपरा है वो भारत में बहुत बहुत प्राचीन है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है और घर घर तक इसकी पहुंच है। वो कह रहे हैं कि हालांकि पत्र लिखने की परंपरा जो है वो आज़ादी से पहले ही विकसित हो चुकी थी, लोग पहले एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, पर उस समय हम इतने स्वतंत्र नहीं थे। हमारे पत्रों को बीच मार्ग में ही रोक लिया जाता था और ख़ासकर जो हमारे जितने भी ये आज़ादी के क्रांतिकारी थे, जो भाग लेने वाले थे, उनके पत्रों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के पहले उन्हें पढ़ा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद जो है इसका वास्तव में विकास हुआ है। जितने भी सरकारी विभाग हमारे लिए काम करते हैं उनमें सबसे अच्छी जो योग्यता रखी है वो डाक विभाग ने रखी है। क्यों? क्योंकि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेखक का ये मानना है, और घर घर तक इसकी पहुंच है। जो हमें डाकिया पत्र देने आता था वो हमसे केवल इतना ही नाता नहीं रखता था कि वो केवल हमें पत्र दे रहा है और हम पत्र ले रहे हैं, बल्कि वो अपने परिवार की बहुत सी बातें हमारे साथ करता था। जब डाकिया पत्र देने आता था तो हमारे घर के सभी सदस्यों के बारे में उसे पता होता था। मतलब वो हमारे एक पारिवारिक सदस्य के रूप में ही माना जाता था। केवल एक घर से ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले से, पूरे क्षेत्र विशेष में डाकिये का विशेष सम्मान किया जाता था।
उसे एक देवदूत की तरह माना जाता था, क्योंकि वो हमारे अपनों की चिट्ठियां लेकर के आता था। तो इतनी अच्छी गुडविल थी डाक विभाग की। आगे कह रहे हैं कि संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। हालांकि शहरों में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गांवों में, ऊंचे पहाड़ीय स्थानों पर जहां पर तकनीकी साधन अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं या नेटवर्क नहीं होता है, वहां पर आज भी पत्र ही एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने का सही माध्यम है। आज भी वहाँ के जो माता पिता जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, वो अपने बच्चों के मनी ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, बच्चों की चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं और बेसब्री से डाकिये को अपने यहाँ बुलाने के लिए उत्साहित रहते हैं कि कब ये डाकिया आएगा, कब हमारे अपनों का संदेश हमें सुनाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। बेशक आज हम अपने सामान्य जानकारी के लिए पोस्ट ऑफिस में नहीं जाते या सामान्य बातचीत को पत्रों के जरिए से एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा रहे हैं, पर फिर भी बहुत से सरकारी कामकाज ऐसे हैं जिसमें आज भी हमें भारतीय डाक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं कि दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। वो कह रहे हैं कि दूर ऊंचे गांवों में आज भी, जहां पर केवल बुजुर्ग दंपत्ति ही रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो कमाने बाहर निकल चुके हैं, तो उनके द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर जब उन्हें मिलते हैं तभी उनके घर में राशन पानी आता है, तभी उनके घर में चूल्हा जलता है, तभी उनकी आजीविका जो है वो चल पाती है। इसलिए डाक विभाग हमेशा से ही मुस्तैद रहा है और रहेगा, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को पूरा करना डाक व्यवस्था के ऊपर ही निर्भर करता है। वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब डाकिया आएगा, कब हमारे लिए पैसे लेकर के आएगा और कब हम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाएंगे। तो वास्तव में डाकिया उनके लिए एक देवदूत ही है और हमारी डाक व्यवस्था जब तक चलती रहेगी तब तक हमारे ऐसे लोग इन डाकियों को देवदूत मानते रहेंगे और उन्हें पूजते रहेंगे और उनका इंतज़ार करते रहेंगे।